अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक और टॉपिक जो है आपकी खिदमत में हाजिर है और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास बोन फ्रैक्चर है, मतलब कि जो हड्डी टूटती है तो टूटने की वजह क्या है, हड्डी जब टूटती है तो उसकी जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, और इसी तरह हड्डी जब टूट जाती है तो उसको हमें रिपेयर करना है, दोबारा हड्डी को बनाना है। तो हड्डी को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो टॉपिक है वो है बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर दरअसल एक मेडिकल टर्म है जिसमें हम क्या कहते हैं कि इट इज रेफर्स टू ब्रोकन बोन। इसका मतलब क्या है कि हड्डी का टूटना, मतलब हड्डी के टूटने को हम क्या कहते हैं, बोन फ्रैक्चर का नाम लेते हैं। और इसी तरह हड्डी टूटने की अगर वजूहात देखी जाए, रीज़न देखी जाए, तो अगर यंग एज में हड्डी टूटेगी, बल्कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल ये हड्डी है, हड्डी के पास जितनी ताकत है उस ताकत से ज़्यादा अगर वजन देंगे, फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, तब वो हड्डी क्या होगी, टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर यंग एज में हड्डी टूटी है तो उसकी मुख्तलिफ रीज़न हैं, जैसे कि यंग एज के अंदर फ्रैक्चर होता है ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट की वजह से, मतलब जो लड़के होते हैं वो स्पीड से बाइक्स चलाते हैं, गिरने की वजह से जो है, एक्सीडेंट की वजह से हड्डी टूट सकती है। इसके साथ साथ फॉल्स, अगर वो गिर जाएं तब भी हड्डी टूट जाती है। इसी तरह एक्सटर्नल फोर्स जब लगे तब भी हड्डी टूट जाती है। इसके साथ साथ अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, मतलब कि खेलते हुए चोट लगी है, तब भी हड्डी जो है वो क्या हो सकती है, टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज के अंदर हड्डी जो है वो थिन एंड सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर सी हड्डी हो जाती है ओल्ड एज में। तो वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक बूढ़ा इंसान है, वो जा रहा है, स्लिप हुआ, हड्डी टूट गई। तो इसका क्या मतलब है कि ओल्ड एज के अंदर हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उनके टूटने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने इस तरह याद करना है। अब आप देखिएगा कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, मतलब हड्डी का जो फ्रैक्चर है, हड्डी का जो टूटना है, इसकी कॉमन टाइप्स हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है सिंपल फ्रैक्चर, उसके बाद है कंपाउंड फ्रैक्चर, उसके बाद है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर को हम क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल यहां से हड्डी टूटी, स्किन को इसने नुकसान नहीं पहुंचाया, हड्डी टूटी है लेकिन स्किन के अंदर है, तो बाहर तो निकली नहीं है, इसलिए इसको हम सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर का नाम देते हैं। और इस कंडीशन के अंदर जो स्किन है रिमेन इंटैक्ट, स्किन बिल्कुल महफूज रहती है, स्किन को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन बोन ब्रेक्स, हड्डी टूट जाती है लेकिन डज नॉट pierce द स्किन, हड्डी टूटती है लेकिन स्किन को चीर कर बाहर नहीं आती। तो इस तरह की के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्चर का नाम देते हैं। उसके बाद है आपके पास कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर का भी नाम देते हैं। इस कंडीशन के अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह हड्डी थी, हड्डी टूटी, तो ये जो किनारे हैं वो स्किन को चीर कर बाहर की तरफ अगर निकल आए, तब हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ओपन फ्रैक्चर है। और ओपन फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर का भी नाम देते हैं। इस कंडीशन में हड्डी स्किन को चीर कर बाहर निकल आती है, हड्डी भी टूटी, वो भी नुकसान, और स्किन के ऊपर जख्म हो जाता है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर का नाम देते हैं। इसके बाद है आपके पास कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर को हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हड्डी जो टूटती है वो इर्द गिर्द के बॉडी के और ऑर्गन्स को भी, टिश्यूज को भी क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का नाम देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हड्डी टूटी है वो डैमेज कर देती है इर्द गिर्द के बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी के पार्ट्स को। अब इसका क्या मतलब है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने माइंड में रखने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बोन फ्रैक्चर क्या है, उसके बाद सिंपल फ्रैक्चर क्या है, उसके बाद कंपाउंड क्या है, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड क्या है। ये आपने एक एक चीज याद करनी है। अब उसके बाद है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। तो इसको देखने के लिए कैमरा थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। अब इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन।
हड्डी जब टूट जाती है तो उसने रिपेयर होना है, तो रिपेयर कैसे होगी? तो हड्डी एक लिविंग टिश्यू है, जिंदा टिश्यू है, इसलिए वो जब टूट जाती है तो वो खुद से फिर से वो खुद को क्या करती है, रिपेयर भी करती है। और हड्डी के जो रिपेयर का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है हेमाटोमा फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, या इसको हम सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन भी कहते हैं। थर्ड स्टेप है बोनी कैलस फॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप है आपके पास रिमॉडलिंग ऑफ बोन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास हीमाटोमा फॉर्मेशन में क्या होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये डायग्राम आपने देखनी है, ये है आपके पास एक बोन जिसको हम हड्डी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहां से टूटी, यहां से क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो हड्डी टूटी है उसको वापस जोड़ेंगे उसी जगह पे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बुक में नहीं है लेकिन आपने सुन लेने हैं। तो हड्डी के किनारों को अपनी वापस जगह पर लाना, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो हड्डी को सेट करने के लिए सबसे पहले रिडक्शन की जाती है। हड्डी के जो किनारे दूसरे से दूर गए हुए थे, टूटे हुए थे, उनको वापस अपनी जगह पे लाया जाएगा। अब हड्डी को के किनारों को अपनी जगह पे वापस लाने के लिए 2 तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 के बाहर से जो हड्डी जोड़ने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे हाथों से ही हड्डी को सीधा कर देते हैं। फिजिशियंस हैंड, मतलब वो जो हड्डी जोड़ने वाले हैं वो अपने हाथों की मदद से ही बगैर सर्जरी के हड्डी को अपनी जगह वापस लाएंगे। इसको हम कहेंगे क्लोज्ड रिडक्शन का नाम देते हैं। दूसरा होता है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या होता है कि जो डॉक्टर होंगे वो सर्जरी की मदद से स्किन काटेंगे, उसके बाद हड्डी को वापस लाकर पिन्स और वायर्स की मदद से उसको सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इसको हम कहेंगे ओपन रिडक्शन। तो रिडक्शन के बाद जब रिडक्शन कर दी जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है, इमोबिलाइज कर दिया जाता है, पट्टी बांध दी जाती है ताकि उसको हिलाया ना जाए। इसको हम कहेंगे आफ्टर रिडक्शन। उसके बाद होता है हीलिंग प्रोसेस। 8 से 12 हफ्ते लगते हैं, लेकिन बुक में जो दिया गया है हमने उसी को याद करना है। अब आप देखिएगा जरा कि जब हड्डी को बांध कर मतलब छोड़ दिया जाता है तब सबसे पहले जो पहला प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। अब हीमाटोमा फॉर्मेशन में क्या होगा कि ब्लड वेसल्स टेयर्स, जिस तरह आपको पता है इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी, जब हड्डी टूटेगी तो ब्लड वेसल्स भी क्या होंगी, टूट जाएंगी। जब ये ब्लड वेसल्स टूटती हैं तो इनसे ब्लीडिंग होती है। हड्डी जब टूटती है तो ब्लड वेसल्स भी टूट जाती हैं, तो उनसे ब्लीडिंग होती है इंटरनली बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर। जब ब्लीडिंग होगी, खून बाहर निकलेगा नालियों से, तब वहां पर फ्रैक्चर साइट के ऊपर क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग बन जाएगी, खून के लोथड़े बन जाएंगे, मास बन जाएगा। उस मास को हम क्या बोलेंगे, हीमाटोमा फॉर्मेशन का नाम देंगे। अब आप देखिएगा सेल्स अराउंड द साइट डाई, क्योंकि वहां पर हड्डी जब टूटेगी तो वहां पर खून की नालियां टूटेंगी, खुराक पूरी नहीं पहुंचेगी, न्यूट्रिशन वहां पर नहीं पहुंचेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से वहां के सेल्स जो है वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। जब सेल्स वहां पर मरना स्टार्ट हो जाते हैं तब वो जो एरिया है, फ्रैक्चर साइट है, वो क्या हो जाती है, बिकम स्वोलन, वहां पर सोजन हो जाती है, पेनफुल, दर्द होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उस कंडीशन को जब सोजन हो जाएगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, पेन होगा, क्लॉट बन जाएंगे खून की नालियों के फटने की वजह से जो खून निकला था उनके क्लॉट बन जाएंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हीमाटोमा फॉर्मेशन का नाम देंगे। अब पहला स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा, पहला स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके चंद दिन के बाद अगला स्टेप स्टार्ट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। तो ध्यान में रखिएगा ये जो स्टेप है ये चंद दिनों के बाद स्टार्ट हो जाता है। इसमें वो जो नालियां टूटी हुई थी वहां पर नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं। कहां पर, हीमाटोमा के अंदर। अब हीमाटोमा के अंदर जब ब्लड कैपिलरीज बनेगी तो वहां पर खून जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर फाइगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं, वो जो गंद बना हुआ था, जो लोथरा बना हुआ था, जो मैस बना हुआ था, उसको वहां पर जो गंद है, डेब्रिस है, उसको साफ करना जो स्टार्ट कर देते हैं। और फाइगोसाइटिक सेल्स उसको जब साफ कर लेते हैं तब और सेल्स जो है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट वहां जाकर क्या करते हैं, बोन मैट्रिक्स को बना देते हैं। क्योंकि ये वाली जगह जो ये वाली, यहां पर आकर वो क्या करेंगे, बोन मैट्रिक्स को बनाना शुरू कर देंगे। और इसी तरह ध्यान में रखिएगा
कि जो कार्टिलेज है वो क्या करती है, सॉफ्ट कैलस बना देती है। मतलब यहाँ पर जो हड्डी बन जाती है वो इस तरह की नर्म सी हड्डी बन जाती है सबसे पहले। जब नर्म सी हड्डी बन जाएगी तो हम कह सकते हैं कि फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस या सॉफ्ट कैलस जो है वो क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है, बन गया है। अब इसी तरह ये जो फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस है वो क्या करता है कि ये हड्डी का किनारा था, ये हड्डी का किनारा था जो टूटे हुए थे, जो आपस में जिसको मिलाया गया था, तो ये उसको आपस में कनेक्ट करना, बनाना, इनके दरमियान गैप को फिल करने में जो है वो क्या करते हैं, ये सेल्स लग जाते हैं। और इस तरह इस प्रोसेस में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। जब नर्म हड्डी बन जाती है तो आपने सुना होगा कि जब हड्डी जोड़ी जाती है तो मरीज से कहा जाता है कि आपने ज़्यादा वजन नहीं उठाना, आपने उस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना, फोर्स नहीं लगानी ताकि वो टूट ना जाए, क्योंकि सॉफ्ट कैलस बन गई है, नर्म हड्डी बन गई है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन का नाम देते हैं। अब इसके बाद बोनी कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो बोनी कैलस फॉर्मेशन है इसको हम कैलस ऑसिफिकेशन भी कहते हैं, कैलस ऑसिफिकेशन भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये जो प्रोसेस है बिगिंस विद इन अ वीक आफ्टर कैलस, मतलब जब ये काम हो जाता है तो इसके अगले हफ्ते के बाद ही ये जो है काम स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह सॉफ्ट कैलस ग्रेजुअली, ये जो सॉफ्ट कैलस बनी हुई थी, नरम सी हड्डी बनी हुई थी, वो सख्त हड्डी में चेंज होना जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह जहन में रखिएगा यूनियन बिकम फर्म, मतलब इनके दरमियान जो गैप था, ये जो यूनाइट किया गया है, यूनियन की गई है, इनके दरमियान जो जोड़ बनाया गया है वो तकरीबन 2 मंथ के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और इसी तरह वहां पर ऑस्टियोक्लास्ट पहुंचेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट वहां पर जब पहुंचेंगे तो वो जो कार्टिलेज बना था उसको खत्म कर देंगे, और ऑस्टियोब्लास्ट वहां पर पहुंचेंगे, वो क्या करेंगे, जो कार्टिलेज बना हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे, खत्म कर देंगे, वहां पर हड्डी को बनाना शुरू कर देंगे, और इस तरह मजबूत हड्डी बन जाएगी। जब मजबूत हड्डी बन जाएगी तो इर्द गिर्द इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े बने हुए होंगे, ऐसे जिस तरह लोहा वेल्ड करते हैं, लोहे के बैठने के बाद उसके इर्द गिर्द कचरा नजर आता है, बिल्कुल यहाँ पर भी नजर आएगा। और उसको साफ करना, हड्डी को बिल्कुल पहले जैसी शक्ल में चेंज करना, इसको हम क्या बोलेंगे, रिमॉडलिंग ऑफ बोन का नाम देंगे। अब इसमें क्या होगा देखिएगा कि जो कॉम्पैक्ट बोन है वो स्पॉन्जी बोन को रिप्लेस करती है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा स्पॉन्जी बोन बनेगी, सॉफ्ट कैलस बनेगा, उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट फिर क्या करेंगे, हार्ड कैलस या बोनी कैलस जो है वो लाएंगे, और कार्टिलेज जो है वो खत्म हो जाएगा किसी मदद से, ऑस्टियोक्लास्ट की मदद से। अब इसके अलावा एक्सेस बोन इज रिमूव्ड, मतलब एक्सेस इर्द गिर्द के जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा बोन्स हैं उनको जो वो खत्म किया जाता है किसी की मदद से, ऑस्टियोक्लास्ट की मदद से, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट को हम बोन डिसॉल्विंग सेल का नाम देते हैं। और इसके बाद हम बात करें बोन रिगेन्स ओरिजिनल, कि जो हड्डी है वो इस तरह की सफाई करने के बाद, इस तरह मजबूत होने के बाद हड्डी बिल्कुल 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 रिगेन्स ओरिजिनल शेप, मतलब हड्डी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह हड्डी जो टूटी हुई थी वो अब ठीक हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, रिमॉडलिंग ऑफ बोन का नाम देते हैं। तो ये आपके पास टॉपिक है जिसको हमने रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन का नाम दिया।